वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? इन हाउ मेनी सूबों डिड अकबर डिवाइड हिज एम्पायर? ए 11, बी 12, सी 10, डी 15। इसका सही जवाब है 15 सूबों में बांटा था। 15 सूबों से जुड़ी कुछ जानकारी। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था। इन सूबों के नाम ये रहे: आगरा, अहमदाबाद, अहमदनगर, अजमेर, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बरार, बिहार, दिल्ली, काबुल, खंडार, लाहौर, मालवा, मुल्तान। मुगल साम्राज्य में हर प्रांत को सूबा कहा जाता था और हर सूबे का नेतृत्व एक सूबेदार करता था। सूबों को आगे सरकारों, परगनों और गांवों में बांटा गया था। मुगल प्रशासन में सरकार का मतलब जिला होता था, परगना का मतलब गांवों का समूह होता था और ग्राम का मतलब गांव होता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क? ए 36, बी 29, सी 63, डी 47। इसका सही जवाब है 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने 1869 में 63 ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। इस सारणी में इन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में 10 श्रृंखलाओं में क्षैतिज रूप से रखा गया था। मेंडलीव ने बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्ययंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंट्स इज प्लेड बाय रजना स्वामीनाथन? ए वायलिन, बी बांसुरी, सी वीणा, डी मृदंगम। इसका सही जवाब है मृदंगम बजाया जाता है। रजना स्वामीनाथन से जुड़ी कुछ जानकारी। सही उत्तर मृदंगम है। अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले रजना स्वामीनाथन ने कर्नाटक गायन और भरतनाट्यम की शिक्षा भी ली है, लेकिन वह मृदंगम में विशेषज्ञ हासिल की। रजना का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ है। उनकी दिवंगत माँ एक गायिका थी और उनके पिता मृदंगम बजाते हैं। मृदंगम प्राचीन मूल का ताल वाद्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? ए घासीदास, बी हरिदास ठाकुर, सी ज्योतिराव फुले, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब है ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज से जुड़ी कुछ जानकारी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था। इसका मकसद शूद्र और अछूत जातियों के लोगों को आज़ाद कराना था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। रंगास्वामी कप खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू स्पोर्ट। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है हॉकी खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप से जुड़ी कुछ जानकारी। रंगास्वामी कप हॉकी से जुड़ा है। यह कप पहली बार साल 1928 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए किया गया था। हॉकी से जुड़ी कुछ और ट्रॉफियाँ। बॉम्बे गोल्ड कप, आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन ए मूवेबल फीस्ट के लेखक हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ मूवेबल फीस्ट? ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बी विलियम फॉल्कनर, सी जॉर्ज ऑरवेल, डी रोनाल्ड डाली। इसका सही जवाब है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे से जुड़ी कुछ जानकारी। ए मूवेबल फीस्ट के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। यह किताब साल 1964 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। यह एक संस्मरण है जिसमें हेमिंग्वे ने 1920 के दशक में पेरिस में बिताए गए अपने अनुभवों का जिक्र किया है। इस किताब में हेमिंग्वे की पहली शादी हेडली रिचर्डसन से और अंतर्युद्ध के दौरान फ्रांस में खोई हुई पीढ़ी के अन्य सांस्कृतिक हस्तियों के साथ उनके संबंधों का भी जिक्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है?
Banganga festival is celebrated every year at which of the following places in Maharashtra? A. Pune, B. Nasik, C. Mumbai, D. Nagpur। इसका सही जवाब है मुंबई। बाणगंगा उत्सव से जुड़ी कुछ जानकारी। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र के मुंबई के मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक संगीत समारोह है। यह उत्सव हर साल जनवरी के महीने में महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और भारतीय विरासत सोसाइटी मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम मालाबार हिल्स में स्थित वाल्केश्वर मंदिर परिसर के बाणगंगा टैंक नामक पवित्र जल टैंक पर आधारित है। बाणगंगा तालाब के ऐतिहासिक परिसर को बचाने के लिए एक हस्ताक्षर याचिका से इस उत्सव की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट 100 ड्रम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? ए. उत्तराखंड, बी. मेघालय, सी. हिमाचल, डी. प्रदेश पंजाब। इसका सही जवाब है मेघालय। 100 ड्रम महोत्सव से जुड़ी कुछ जानकारी। 100 ड्रम महोत्सव को वांगला फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। वांगला महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में एक पारंपरिक त्योहार है। यह त्योहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्योहार सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार आमतौर पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? What is the duration of interval in a football match? A. 15 मिनट, B. 10 मिनट, C. 30 मिनट, D. 12 मिनट। इसका सही जवाब है 15 मिनट। फुटबॉल मैच से जुड़ी कुछ जानकारी। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है। 45 मिनट का 2 सेशन होता है। 15 मिनट का ब्रेक होता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों के लिए फुटबॉल पिच की लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई? Which institution was established in 2015 in place of the Planning Commission of India? A. NABARD, NABARD, B. नीति आयोग, नीति, C. भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, D. सेबी, SEBI। इसका सही जवाब है नीति आयोग, नीति। नीति आयोग से जुड़ी कुछ जानकारी। भारत में योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना की गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को बंद करने का फैसला किया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग की स्थापना के पीछे ये मकसद थे: देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करना, जीवन स्तर में तेजी से बढ़ोतरी करना, उत्पादन बढ़ाना, समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? इन विच ईयर डिड द इंडियन मेन्स हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? A. 1928, B. 1922, C. 1956, D. 1920। इसका सही जवाब है 1928। हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक से जुड़ी कुछ जानकारी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। इस मैच में भारत ने नीदरलैंड को हराया था। इस मैच में भारत ने 5 मैचों में 29 गोल किए थे और एक भी गोल नहीं खाया था। इस मैच में ध्यानचंद ने 14 गोल किए थे। जयपाल सिंह उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इस जीत के बाद भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 1964 और 1980 में भी 2 और स्वर्ण पदक जीते। भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी क्या है? What is the rural population of India according to 2011 census? A. 833.1 मिलियन, B. 800.1 मिलियन, C. 893.1 मिलियन, D. 933.1 मिलियन। इसका सही जवाब है 833.1 मिलियन। 2011 की जनगणना से जुड़ी कुछ जानकारी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की ग्रामीण आबादी 833,087,662 थी।
यह देश की कुल आबादी का 68.84% था। वहीं शहरी आबादी 377, 105, 760 थी। साल 2001 से 2011 के बीच ग्रामीण आबादी में 12.18% की बढ़ोतरी हुई थी। 2011 की जनगणना के कुछ और आंकड़े। भारत की कुल आबादी 1210.2 मिलियन थी। देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का 74.05% था। अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% था। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय आबादी का 11.3% और शहरी क्षेत्रों में जनजातीय आबादी का केवल 2.8% था। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निवासियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यहाँ की ग्रामीण आबादी 155 मिलियन थी। बिहार दूसरे स्थान पर था। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या करीब 92 मिलियन थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? The term stumping is related to which of the following sports? A. Cricket, B. Baseball, C. Tennis, D. Basketball. इसका सही जवाब है क्रिकेट से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? A. 2022, B. 2025, C. 2023, D. 2029. इसका सही जवाब है 2029। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड? A. ब्रिटिश, B. फ्रांस, C. इटली, D. जापान। इसका सही जवाब है ब्रिटिश। भारत में एकल नागरिकता से जुड़ी कुछ जानकारी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि भारत के सभी नागरिक एकल नागरिकता का लाभ उठाते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के बारे में कुछ और बातें। भारत में एकल नागरिकता के कारण सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। भारत में नागरिकता हासिल करने के 4 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता से जुड़े मामलों के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।